पहले तो आयशा ने उस शख्स पर ज्यादा गौर नहीं किया, लेकिन जब उसे महसूस हुआ कि यह शख्स उसे देखता रहता है तो उसे शदीद गुस्सा आया। जबान से तो वह कुछ उसे कहता नहीं था, लेकिन जब आयशा उसे घूर कर गुस्से में देखती तो वह थोड़ी ही देर बाद वहां से चला जाता था। इसलिए वह किसी से उसकी शिकायत भी नहीं कर सकती थी। फिर एक दिन मौसम इस कदर खराब हुआ कि शदीद हवाएं चलने लग गईं। ऐसे लग रहा था कि अभी बारिश होने लग जाएगी। आयशा ने सारा सामान बांधना शुरू किया। चूड़ियों के डब्बे खराब हो जाते। वह इस बराबर वाले घर में अपना सारा सामान रखवाकर जाती थी। यहां पर एक बूढ़ा शख्स रहता था। उसे बूढ़े शख्स पर भरोसा था। वह उसे बेटी कहता था। वह जानता था कि आयशा मजबूर है जो यह काम करती है। उसने जल्दी जल्दी सारा सामान बांधा और बूढ़े शख्स के घर पर रखवा दिया। इससे पहले कि बारिश हो जाए उसे घर चले जाना चाहिए। यही सोचकर वह तेजी से यहां से निकली, लेकिन तभी कोई उसका पीछा करने लगा। वह हैरान रह गई। काले कपड़ों में मलबूस शख्स उसके पीछे पीछे था। हाथ में छतरी लिए वह उसके पीछे पीछे चल रहा था। आगे उसके मेरे पीछे आने की वजह क्या है, वह महज दिल में सोचकर रह गई थी। तभी वह गुस्से से पलटी, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तो वह परेशानी से इधर उधर देखते हुए कहने लगा, मैं खुद भी परेशान हूं। दरअसल मुझे इस मौसम से डर लग रहा है और मेरे पास कोई ठिकाना नहीं, तो मुझे अपने साथ ले चलो। उसकी इस बात ने आयशा को हैरान कर दिया था। देखने में वह शख्स बहुत खूबसूरत था। गोरा चिट्टा, नीली आंखें, ऊंचा लंबा कद। यकीनन वह किसी अच्छे घराने से तल्लुक रखता होगा। अब आयशा सोच में पड़ गई थी। वह उससे मदद की दरख्वास्त कर रहा था। उसके चेहरे पर मासूमियत थी। आयशा कहने लगी, हमारा घर भी छोटा सा है, एक कमरे का, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। जब मौसम ठीक हो जाए तो तुम वहां से चले जाना। यह सुनकर उस शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वह नहीं जानती थी कि यह कौन है, लेकिन आयशा ने उसे अपने पीछे आने का कह दिया था। धीमे धीमे कदमों से चलता अब वह आयशा के पीछे पीछे था, लेकिन उसे ऐसे लग रहा था जैसे बारिश चारों तरफ हो रही है, लेकिन उसके कपड़े नहीं भीग रहे। तभी उसने अपने सर के दुपट्टे को छू कर देखा। उसका दुपट्टा बिल्कुल सूखा था, हालांकि कपड़े भी, उसका तो चेहरा भी बिल्कुल साफ था। बारिश का एक भी कतरा उसके वजूद को भिगो नहीं रहा था। वह कुछ हैरान परेशान सी आगे चलती जा रही थी। जानती थी कि वह अजनबी शख्स उसके पीछे पीछे आ रहा है। फिर जैसे ही वह घर पर पहुंची तो मुड़कर उसे देखते हुए कहने लगी, यही मेरा घर है? तो छोटा सा इतना ही। उसके मुंह से निकला था कि उसके पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वह अजनबी शख्स उसके पीछे नहीं था। न जाने वह कहां चला गया था। वह हैरान रह गई। बड़बड़ाते हुए कहने लगी, खुद ही तो मुझसे दरख्वास्त की थी और खुद ही गायब हो गया। खैर मुझे क्या। कंधे उचकाते वह घर में आ गई थी, जहां बारिश ने सहन को खूब भिगो दिया था। वह हैरान रह गई। इतनी तेज बारिश हो रही है और उसके कपड़े भीगे भी नहीं। उसके चेहरे पर बारिश का एक कतरा भी नहीं था। फिर जल्दी जल्दी वह सहन साफ करने लगी। उसकी मां जो बीमार थी, अपने छोटे बच्चों को लिए कमरे में बैठी थी। एक कमरे का छोटा सा घर था और बारिश में छत भी खूब टपकती थी। आयशा ने जल्दी जल्दी पूरा घर साफ कर दिया था। थोड़ी देर बाद बारिश थम गई। आज तो 1 रुपया भी हाथ में जमा नहीं हुआ था, लेकिन थोड़ा सा आटा पड़ा था। आयशा ने उसी का खाना बना लिया जो सारे बहन भाइयों ने सब्र और शुक्र करके खा लिया था। उसने जिंदगी से यही सबक सीखा था कि हर हाल में शुक्र अदा करके अपनी जिंदगी गुजारनी है। दूसरे दिन मौसम बिल्कुल साफ हो गया था। फिर से उसने चूड़ियों को बेचना शुरू किया। आज भी वह गली के नुक्कड़ पर ही बैठी थी। पुरुम्मीद नजरों से वह इधर उधर देख रही थी। उसे कुछ न कुछ तो उम्मीद थी कि शायद औरतें उसके पास चूड़ियां खरीदने आ जाएं। इधर उधर देखते उसकी नजर उसी अजनबी शख्स पर पड़ी जो पुरशौकम नजरों से आयशा की तरफ देखे जा रहा था। आयशा को शदीद गुस्सा आया। कल यह शख्स उसे झूठ कहकर खुद न जाने कहां गायब हो गया था। उसने जल्दी से मुंह मोड़ लिया था और फिर दुआ करने लगी कि आज उसकी दुकान पर बहुत ज्यादा ग्राहक आ जाए। थोड़ी सी देर बाद दूर से 2 औरतें आती हुई दिखाई दी। दोनों ने चमकीले भड़कीले लिबास पहन रखे थे। वे आयशा के पास आकर रुक गईं।
वे एक दूसरे से ना जाने कौन सी जबान में बातें कर रही थीं। सुनो लड़की, चूड़ियां दिखाओ, अच्छी सी, हमारे घर में शादी है। यह सुनकर वह खुश हो गई थी। दोनों औरतों ने हाथों में भर भर कर चूड़ियां पहनी, गहरे सुर्ख कलर की, और फिर कहने लगी, तुम्हारी चूड़ियां तो बहुत अच्छी हैं। दूसरी औरतों से भी कहेंगे कि वे तुम्हारी चूड़ियां खरीदने आए। वे दोनों औरतें मुस्कुरा रही थीं। यह सुनकर आयशा खुश हो गई। फिर आज उसकी दुकान पर रश लगा रहा। बहुत सी औरतें आ रही थीं, जिन्हें आयशा ने आज से पहले कभी इस गली में नहीं देखा था। लेकिन वे सब औरतें कह रही थीं कि उनके यहाँ शादी है, इसलिए वे चूड़ियां पहनने आई हैं। देखते ही देखते आयशा की सारी चूड़ियां बिक गई थीं। आज एक मोटी रकम उसके हाथ आ गई थी। सिर्फ 2-3 डब्बे ही बचे थे। वे उसने कल के लिए रख लिए, लेकिन वह दिल में सोच रही थी कि आज अम्माओं को यकीन नहीं होगा कि मेरी सारी चूड़ियां बिक गईं। वह खुशी खुशी घर जा रही थी जब अचानक ही उस सुनसान रास्ते से गुजरते उसके कानों में एक आवाज आई थी, सुनो आयशा। वह जैसे ही पलटी तो हैरान रह गई। वह पुरस्कार सा शख्स उसके पीछे पीछे था, जो मुस्कुराती नजरों से उसे देख रहा था। कौन हो तुम और मेरा पीछा क्यों करते रहते हो? आयशा ने अब उसे गुस्से से कहा था। वह दरहकीकत एक गुस्सैल लड़की थी। वह इतनी जल्दी किसी से नहीं घबराती थी, लेकिन इस शख्स की नजरें उसे बेचैन करती थीं। वही शख्स यह सुनकर मुस्कुराया और कहने लगा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो आयशा। अपना नाम सुनकर वह हैरान रह गई थी। वह गुस्से से कहने लगी, तुम्हें मेरा नाम किसने बताया? यह सुनकर वह और भी ज्यादा मुस्कुरा रहा था। फिर कहने लगा, मुझे सब मालूम हो जाता है, इस बात की परेशानी मत लो। तुम मुझे अच्छी लगती हो। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? इस शख्स की इतनी जुर्रत पर आयशा हैरान रह गई थी, लेकिन हकीकत बात तो यह थी कि उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। वह सामने खड़ा शख्स बहुत ही खूबसूरत था। नीली आंखें, गोरा चिट्टा रंग। आयशा ने ऐसा शख्स ख्वाब में भी नहीं देखा था। उसे यूं खामोश देखकर वह कहने लगा, मेरा नाम रेहान है। मैं कई दिनों से तुम पर नजर रख रहा हूं। मैं कल इसी वक्त तुम्हें यहां खड़ा हुआ मिलूंगा। तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा, चाहे तुम्हारा जवाब हाँ में हो या ना में। अभी मैं जा रहा हूं। यह कहते ही वह वापसी के लिए मुड़ गया। आयशा सन्न सी खड़ी थी। ऐसे लग रहा था जैसे उसे इस पर किसी ने जादू कर दिया हो। वह दूर तक रेहान को देखती रही। न जाने वह कौन था, कहां से आया था। वह उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन उसे रेहान अच्छा लगा था। करीब से देखने पर तो वह और भी खूबसूरत था, शायद अपनी आंखों की वजह से, जो बहुत ही मुनफरित थी। बेकरारी से धड़कते दिल के साथ वह आज घर आई थी। दूसरी तरफ वह आज खुश भी थी, क्योंकि आज उसकी सारी चूड़ियां बिक गई थी। वह अच्छी खासी रकम लेकर घर आई थी। उसने खुशी खुशी वह सारे पैसे अम्मा के हाथ पर रख दिए। अम्मा कहने लगी, इससे राशन डलवा लेना और देख, छत भी पक्की करवानी है। अब तू और मान ले, आना बड़ी मार्केट से। तो आयशा कहने लगी, हाँ अम्मा, तू फिक्र न कर। आज इतनी सारी चूड़ियां बिकी कि मुझे यकीन नहीं आ रहा। आज का दिन तो बहुत ही खुशनसीब था। पूरी रात खुशी के मारे आयशा को नींद नहीं आई थी। एक तरफ तो उसकी सारी चूड़ियां बिक गई थीं, तो दूसरी तरफ वह शख्स रेहान, जो सच में ही बहुत खूबसूरत था, वह उससे कह रहा था कि आयशा उसे बहुत अच्छी लगती है। अब उसे वह हाँ में जवाब दे या ना में, इसका नाम सोचकर वह बुरी तरह घबराने लगी थी। फिर दूसरे दिन उसने मार्केट जाने का सोचा। आज वह बड़ी मार्केट आ गई थी। बाकी बचे हुए पैसों की चूड़ियां खरीदी। उसे जाकर उसी गली में बेचना था जहां पर औरतों का रश लगा रहता था। उसने सारी चूड़ियां ले ली थीं, कम पैसों में। उसे बहुत ज्यादा चूड़ियां मिल गई थीं, लेकिन वह इतना वजन कैसे उठाए, वह यही सोचकर परेशान थी। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, आयशा। अपने पीछे आने वाली रेहान की आवाज सुनकर वह हैरान रह गई। वह मुस्कुराती नजरों से उसे देख रहा था। उसकी नीली आंखों में आयशा के लिए मोहब्बत थी। आयशा उसकी बात पर हैरान थी। फिर उसने उसकी सारी चूड़ियां अपने कंधे पर उठा ली। वह एक लंबा चौड़ा मर्द था। शायद आयशा को इसी सहारे
इसी एक मर्द की जरूरत थी, क्योंकि उसके भाई बहन तो बहुत छोटे थे। आयशा के सर पर बाप भी नहीं था। वह हसरत से उसके वजूद को देख रही थी। फिर घर से जरा फासले पर उसने वह सारा सामान रख दिया। फिर सर झुकाकर कहने लगा, इससे ज्यादा मैं आगे नहीं जा सकता, मेरी मजबूरी है। अब तुम यह सामान खुद ले जाओ, लेकिन मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। यह कहते ही वह तेजी से मुड़ गया था। आयशा की नजरों ने दूर तक उसका पीछा किया था। फिर उस रात वह सोच चुकी थी कि वह रेहान को हां में जवाब देगी, क्योंकि वह दिल ही दिल में उसे पसंद करने लग गई थी। दूसरे दिन वह बड़ी फुर्सत से तैयार हुई थी। आंखों में गहरा काजल लगाया, होठों पर हल्की सी लिपस्टिक। इतनी तैयारी देखकर उसकी मां भी हैरान थी, जबकि छोटी बहन फातिमा कहने लगी, बाजी, आज तो तुम बहुत अच्छी लग रही हो। फिर अम्मा घूरते हुए कहने लगी, चूड़ियां बेचने जा रही हो या किसी फंक्शन में? इतनी तैयारी करने की क्या जरूरत है? आयशा ने अपनी मां की बात का कोई असर न लिया। वह तो जैसे रेहान की मोहब्बत में दीवानी होती जा रही थी। वह सिर्फ 17 साल की थी और अब पहली बार उसकी जिंदगी में कोई शख्स आया था, इसलिए वह चाहते हुए भी खुद को इस बात से नहीं रोक पा रही थी। फिर वहीं उस गली के नुक्कड़ पर जाकर बैठ गई। आते जाते आदमियों ने उसे गहरी नजरों से देखा था। वह उन नजरों पर उलझन सी महसूस कर रही थी। कई आदमी आज उसकी तैयारी की वजह से उसकी चूड़ियों के पास आए थे और यूं कई खरीदार बन गए, लेकिन वह आज बहुत उलझन सी महसूस करती रही। आज रेहान भी उसे कहीं नजर नहीं आया, हालांकि उसने कहा था कि वह आयशा के जवाब का इंतजार करेगा। फिर शाम को वह घर की तरफ जा रही थी, जब अचानक ही उसे अपने पीछे आवाज सुनाई दी, आयशा, मैं यहां हूं। वह न जाने कौन से दरख्त के पीछे से निकलकर उसके सामने आ गया था। वह एकदम से ही उसे अपने सामने देखकर डर गई। आज उसने सफेद रंग का लिबास पहन रखा था और वह बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, लेकिन उसकी नजरों में आयशा के लिए गुस्सा था। आयशा उसके गुस्से को देखकर हैरान रह गई। फिर वह आयशा से कहने लगा, मुझे तुम्हारा यूं गली में बैठना पसंद नहीं। तो आयशा उदास होकर कहने लगी, मेरा काम है चूड़ियां बेचना, मैं वहीं पर बैठकर बेचती हूं। अब तुम यह बताओ कि मैं क्या करूंगी? तो रेहान मुस्कुराकर कहने लगा, इसका मतलब है कि तुमने मुझे दोस्ती के लिए हां कह दिया है। क्या तुम मेरी बात मानोगी? उसने बड़े प्यार से आयशा का चेहरा देखा था, तो सर हिलाते हुए कहने लगी, हां, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। तो रेहान कहने लगा, आज से तुम अपनी दुकान पर बैठोगी? देखो, मैं तुम्हें एक दुकान बनाकर दूंगा, तुम वहीं पर अपनी चूड़ियां बेचोगी, यूं गली में नहीं। मुझे यह बर्दाश्त नहीं कि कोई और मर्द तुम पर नजर डाले। यह सुनकर आयशा खुश हो गई थी। वह कहने लगी, मुझे इस बात पर कोई ऐतराज नहीं। फिर रेहान ने उसे एक दुकान बनाकर दी। अब वह दुकान आयशा की थी और यहां पर औरतें चूड़ियां खरीदने आती थीं। लेकिन एक दिन अचानक ही एक आदमी अपनी बीवी के लिए चूड़ियां खरीदने आया। आयशा उससे उसकी बीवी का नाप पूछ रही थी, तो वह आयशा की तरफ गहरी नजरों से देखते हुए कहने लगा, मेरी बीवी बिल्कुल तुम्हारे जैसी है, लेकिन तुम्हारे जैसी खूबसूरत नहीं। यह सुनकर आयशा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर चूड़ियां खरीदकर वह घर जाने लगा था कि दूर से उसे किसी की चीख सुनाई दी। वह हैरान थी कि यह चीख की आवाज किसकी है। जैसे ही वह अपनी दुकान से बाहर निकली, सामने पड़े उस शख्स को देखकर हैरान रह गई, जो अपना गला पकड़कर चीखें मार रहा था और उसकी आंखें फटी हुई थीं, जैसे उसने कोई भयानक मंजर देख लिया हो। आयशा को इस बात का कोई इल्म नहीं था। वह बुरी तरह घबराकर अपनी दुकान में चली आई, लेकिन वहां बहुत सारे लोग जमा हो गए थे। हर रात वह रेहान का इंतजार करती, क्योंकि जैसे ही रात के 11 बजते रेहान उसके पास आ जाता। थोड़ा वक्त वह उसके साथ गुजारती और फिर अपने घर चली आती। रेहान उसे घर तक छोड़कर चला जाता था। फिर एक दिन उसने रेहान से पूछा, आखिर तुम्हारे घर वाले कहां हैं? क्या वे तुम्हारे साथ नहीं रहते? यह सुनकर वह मुस्कुराया और कहने लगा, मैं तुम्हें बहुत जल्द अपने बारे में सब कुछ बता दूंगा। अब तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? आयशा खुश होकर कहने लगी, तुम्हारी वजह से अब हमारे घर के हालात बदल रहे हैं। बहुत जल्द हम अपने घर की छत पक्की करवा लेंगे।
रेहान मुस्कुराते हुए उसे देखकर कहने लगा, अगर ऐसे ही मेरे साथ दोस्ती कायम रखी तो बहुत कुछ अपनी जिंदगी में पालोगी, ये मेरा तुमसे वादा है। आयशा यह सुनकर मुस्कुरा दी थी। फिर उस रात भी वह रेहान के साथ घर जा रही थी, मुस्कुरा मुस्कुरा कर उससे बातें करती हुई। जब उस दरख्त के नीचे बैठे हुए फकीर ने आयशा को अजीब सी नजरों से देखा था, उसकी नजरों से आयशा घबरा गई थी। वह हैरत से उसे देखे जा रहा था। फिर रेहान ने उसे हसब ए मामूल घर की तरफ छोड़ा और खुद न जाने कहां चला गया। अब उसके भाई बहन अच्छा खाना खाते थे और अम्माओं का इलाज भी हो रहा था। आयशा ने अपने घर के हालात बदल लिए थे और इन सब की वजह वह रेहान को समझती थी। अब वह बहुत ज्यादा खुश रहने लगी थी। फिर अगले दिन वह अपनी दुकान पर बैठी थी जब उसने देखा उसकी दुकान के पास आकर फकीर खड़ा हुआ है जो गौर से उसे देखे जा रहा है। वह उससे कहने लगी, क्या हुआ बाबा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम तो वही हो ना जो कल रास्ते में उस दरख्त के नीचे बैठे थे। फकीर कहने लगा, हाँ बेटा, बस एक बात पर मुझे तुम्हारे पास आने पर मजबूर किया है। मैं जानना चाहता हूं, क्या तुम्हारा ताल्लुक किसी दूसरी मखलूक से भी है? यह सुनकर आयशा उछल पड़ी, कहने लगी, आपका क्या मतलब है इस बात का? मैं समझी नहीं। वह फकीर कहने लगा, बेटा, दरअसल कल मैंने तुम्हारे पीछे किसी को जाते हुए देखा जिससे तुम हंस हंस कर बातें कर रही थी। मैं जानना चाहता हूं उसके बारे में। मैंने उसे पहचान लिया था कि वह कौन है और किस चीज से ताल्लुक रखता है। मुझे लगता है कि तुम्हें उसके बारे में सब कुछ मालूम है। आयशा समझ गई थी कि यह बूढ़ा फकीर रेहान के बारे में बातें कर रहा है। वह मुस्कुराते हुए कहने लगी, बाबा, उसका नाम रेहान है और वह मुझे पसंद करता है। वह मुझसे शादी करेगा। बूढ़े फकीर ने हैरत से उसे देखा और कहने लगा, अच्छा, तुम एक जिन्नात से शादी करने के लिए तैयार हो? यह सुनकर आयशा हैरत से उछल पड़ी और कहने लगी, कौन जिन्नजाद? मैं किसी जिन्नजाद को नहीं जानती। बूढ़ा फकीर हैरान हो गया था। वह हैरत से कहने लगा, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि रेहान एक जिन्नजाद है? यह सुनकर आयशा की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह कहने लगी, बाबा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। रेहान जिन्नात नहीं है, बल्कि वह एक इंसान है। यह सुनकर बूढ़ा फकीर कहने लगा, मेरी उम्र 70 साल है और मेरी आंखें धोखा नहीं कर सकती। इस मखलूक के बारे में मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं। जब वह तुम्हारे पीछे पीछे जा रहा था और तुम मुझसे उसकी जादुई ताकत की वजह से बातें कर रही थी, तो मैं समझ गया कि तुम दोनों के मां बहन जरूर कोई ना कोई रिश्ता है। बूढ़ा फकीर उसे सच्चाई बता रहा था, जबकि आयशा की हालत बुरी थी। वह सोच भी नहीं सकती थी कि रेहान एक जिन्नजाद होगा। उसे यही सोचकर खौफ महसूस हो रहा था कि इतने दिनों से वह एक जिन्नजाद को इंसान समझ रही थी और उसे शादी का वादा भी कर बैठी थी। शायद रेहान ने अपनी ताकत के बलबूते पर ही उसकी यह मदद की थी। अब उसने दिल में सोच लिया कि वह रेहान के सामने जाहिर नहीं करेगी कि वह उसकी हकीकत जान गई है, लेकिन यह अलग बात थी कि उसे बहुत खौफ महसूस हो रहा था। वह बूढ़े फकीर से कहने लगी, अब मैं क्या करूं? मैंने उससे शादी का वादा कर लिया है। वह मुझसे दोस्ती करना चाहता था। उसकी खूबसूरती देखकर मैं उसे इश्क कर बैठी। बूढ़ा फकीर यह सुनकर मुस्कुराया और कहने लगा, हां, वह एक इंसानी रूप में तुम्हारे सामने आया था, बहुत ही खूबसूरत, ऐसा शख्स जिसे देखकर कोई भी लड़की पागल हो जाए। लेकिन हकीकत में उसकी सच्चाई यही है कि वह जिन्नजाद है और वह हर रूप बदल सकता है। लेकिन अब मैं जा रहा हूं, बस तुम एहतियात करना। यह कहते ही बूढ़ा फकीर उसकी दुकान से चला गया, जबकि वह खाली खाली नजरों से सामने देखती रही। आज भी कई औरतें उसकी दुकान पर चूड़ियां पहनने आई थीं। फिर एक औरत कहने लगी, आयशा, तुम्हारी दुकान की चूड़ियां सबसे मुनफरिद होती हैं। यकीन करो, ऐसे लगता है कि सोने का पानी चढ़ा हुआ है। यह सुनकर आयशा हैरान रह गई। आज तक उसने अपनी चूड़ियों पर गौर नहीं किया था। फिर उसने सुनहरी रंग की चूड़ियां निकाली और अपनी कलाइयों में पहन ली, जो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। पूरा दिन वह यही सोचती रही कि वह रेहान जिन्नात से कैसे पीछा छुड़ाए, जिसे वह अभी तक इंसान समझती आई थी। फिर शाम जैसे ही वह दुकान बंद करके घर जाने लगी,
तेज तेज कदमों से चलते हुए वह दुआ कर रही थी कि रेहान उसके पीछे न आए। लेकिन अचानक ही उसने उसे आवाज दी, सुनो आयशा, आज तुम बहुत जल्दी में हो। उसने पलटकर देखा, नीली आंखों वाला वह रेहान जिन्नजाद मुस्कुरा रहा था। अगर आयशा को उसकी सच्चाई मालूम ना होती तो वह उसे देखकर खुश हो जाती, लेकिन आज वह उसकी हकीकत जान गई थी, इसलिए उसे रेहान से खौफ महसूस हो रहा था। वह कहने लगी, हाँ, आज अम्माओं की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैं जल्दी घर जाऊंगी। उसका लहजा बदला बदला सा था, जो रेहान ने महसूस कर लिया। क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में नाराजगी है? क्या तुम मुझसे नाराज हो? वह बड़ी चाहत से उससे पूछ रहा था। तभी आयशा फट पड़ी, हाँ, मैं तुमसे नाराज हूं, क्योंकि तुम एक धोखेबाज हो। मैं तुम्हारी सच्चाई जान गई हूं। तुम कोई इंसान नहीं, बल्कि एक जिन्नजाद हो। तुमने मुझे धोखा दिया है। मुझे तुमसे डर लग रहा है। यह कहते ही आयशा वहां से भागने लगी। पीछे से रेहान उसे आवाजें दे रहा था, रुक जाओ आयशा, रुक जाओ, मैं तुमसे इश्क करता हूं, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। लेकिन आयशा का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह पागलों की तरह भागे जा रही थी। घर जाकर वह अपनी अम्मा से लिपट कर रोने लगी, अम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बचा लो। उसकी मां हैरान रह गई, कहने लगी, क्या हुआ, मुझे भी तो बताओ। लेकिन आयशा ने उन्हें कुछ भी न बताया। चुपचाप वह बिस्तर पर लेट गई थी और उसे शदीद बुखार हो गया था। यह जानकर कि वह एक जिन्नजाद से इश्क कर बैठी है, उसे एक पल भी सुकून नहीं मिल रहा था। वह जानती थी कि अब वह जिन्नजाद उसका कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा। फिर जैसे ही वह रात को सोई, अचानक ही उसे अपनी चारपाई के पास खड़ा हुआ कोई दिखाई दिया। वह खौफ के मारे चीखती हुई उठी। एकदम ही सामने खड़ा वजूद गायब हो गया था। उसे पूरा यकीन था कि वह रेहान ही है, जो उसे डराने की कोशिश कर रहा है। अब वह कहां जाए? उसकी मां उसे यूं चीखता देखकर परेशान हो गई थी। पूरी रात वह उसके सिरहाने बैठी रही। सुबह वह बुखार के साथ ही अपनी दुकान खोलने लगी। फिर एक औरत उसके पास आई और कहने लगी, आयशा, मुझे वह सुनहरी चूड़ियां दो, वह बहुत ही खूबसूरत हैं। सुना है कि उनके ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। तुम्हारी दुकान की यह सुनहरी चूड़ियां बहुत मशहूर हैं। आयशा ने वह चूड़ियां उसे दे दी। उसने देखा डिब्बे में अब चंद चूड़ियां ही बची थीं। वह भी उसने उस औरत को दे दी थी। उसकी शोहरत ही उन सुनहरी चूड़ियों की वजह से थी। फिर एक और औरत आई और कहने लगी, आयशा, मुझे वह चूड़ियां दो जो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। हमारे मोहल्ले की सारी औरतें तुम्हारी दुकान से वह चूड़ियां पहन रखी हैं और मैं भी वही चूड़ियां पहनूंगी। आयशा घबरा गई। उसकी दुकान की वह चूड़ियां खत्म हो गई थीं, तो वह जल्दी से कहने लगी, आप कोई दूसरी चूड़ियां देख लें, वह तो खत्म हो चुकी है। यह सुनकर औरत कहने लगी, नहीं नहीं, मैं तो वही खरीदने आई थी, तुमने मुझे मायूस कर दिया। यह कहकर वह उसकी दुकान से चली गई, जबकि आयशा फिक्रमंद थी। जैसे ही रात के 8 बजे वह परेशान सी बैठी थी, तभी 4-5 डिब्बे चूड़ियों के लेकर आता रेहान उसे दिखाई दिया था। वह सख्त खौफजदा हो गई। रेहान ने वह चूड़ियों के सारे डिब्बे उसके सामने रख दिए थे और मुस्कुराती नजरों से उसे देखता रहा, जबकि आयशा ने जैसे ही वह डिब्बे खोलकर देखे तो वह हैरान रह गई। यह सारी सुनहरी चूड़ियों के डिब्बे रेहान खुद लेकर आता था। फिर वह सरगोशी में कहने लगा, यह मैंने खास अपनी जिन्नजादियों से बनवाई है। इसी की वजह से तुम्हारी दुकान बहुत चलेगी और तुम बहुत अमीर हो जाओगी। तुम्हारी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा आयशा। भले ही मेरी सच्चाई यह है कि मैं एक जिन्नजाद हूं, लेकिन तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए तुम्हें ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। रेहान उसे तसल्ली दे रहा था, लेकिन आयशा उससे नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। हकीकत में वह बहुत ज्यादा डर गई थी और चाहती थी कि रेहान किसी तरह बस उसका पीछा छोड़कर चला जाए। वह गुस्से से कहने लगी, मुझे तुम्हारी चूड़ियों की जरूरत नहीं है। तुम एक धोखेबाज हो। तुम चले जाओ यहां से। तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे। तुम मुझे बर्बाद कर दोगे। वह खौफ के मारे हज़ियानी हो रही थी। फिर रेहान ने उसे दुख से देखा और खामोशी से चला गया।
लेकिन चूड़ियों के वह डिब्बे उसी की दुकान पर रखे हुए थे। तभी एक औरत आई और वह डिब्बे खोलकर देखने लगी। देखते ही देखते उसकी दुकान पर बेतहाशा रश हो गया था। सारी औरतें चूड़ियों पर टूट पड़ी थीं। सब उन चूड़ियों को देखकर खुश हो रही थीं। आज फिर उसका डिब्बा पैसों से भर गया था। उसने सारे पैसे जमा किए। वह सोच रही थी कि यह पैसे उसके नहीं बल्कि रेहान के हैं, क्योंकि वह चूड़ियों के डिब्बे खुद लेकर आया था। वह उसकी शायद मदद कर रहा है। अब वह सोच में पड़ गई। रेहान एक बुरा जिन्नजाद नहीं है। न चाहते हुए भी वह उसके बारे में सोचने पर मजबूर थी। फिर खामोशी से घर की तरफ जा रही थी जब उसे एक सरगोशी सुनाई दी। आयशा, मैं तुमसे इश्क करता हूं। उसने चारों तरफ देखा। रेहान कहीं भी नहीं था, लेकिन उसकी आवाज अभी भी उसे सुनाई दे रही थी। वह जल्दी से घर भागी, लेकिन अब आते जाते रास्ते में उसे रेहान नजर ही नहीं आता था। लेकिन जब भी उसकी दुकान की सुनहरी चूड़ियां खत्म होती, खुद रात को कोई ढेर सारे चूड़ियों के डिब्बे उसकी दुकान में रखकर चला जाता था। और वह जानती थी कि रेहान के अलावा वह कोई भी नहीं। वह उसकी खुफिया मदद कर रहा है। अचानक ही इश्क की शिद्दत उसके दिल में भी पैदा हो गई। अब वह रेहान से मिलने के लिए बेताब थी, लेकिन शायद वह उससे नाराज हो गया था, क्योंकि अब वह उसके सामने आता ही नहीं था। आयशा उदास ही रहने लगी। पहले की तरह काजल लगाना और होठों पर लाली लगाना उसने छोड़ दिया था। अब वह एक उजड़ी हुई लड़की जो गमजदा नजर आती है, उसी जैसी हालत बनाए वह अपनी दुकान पर बैठी रहती थी। फिर एक दिन वह उस रास्ते से गुजरते हुए उस पेड़ के नीचे खड़ी होकर कहने लगी, रेहान, तुम कहां हो? मैं तुमसे मिलना चाहती हूं। तुम मेरे सामने आओ। वह उसे बार बार पुकार रही थी। तभी पास से गुजरता एक शख्स उसे हैरत से देखने लगा। वह कहने लगा, लड़की, क्या तुम पागल हो? किसे बुला रही हो? वह उस आदमी को देखकर घबरा गई। जल्दी से घर चली आई, लेकिन अब वह रेहान को देखने के लिए बुरी तरह बेताब थी। खुद बैठे बैठे रोना शुरू कर देती। बड़ी परेशान रहने लगी। उसकी मां भी उसकी हालत देखकर हैरान थी। वह बार बार पूछती कि आयशा, तुम्हें क्या हुआ है? लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया कि उसे क्या हुआ है। दरहकीकत वह एक ऐसी कैफियत में गिरफ्तार हो गई थी जो उस पर खुद तारी हो रही थी। वह रेहान से बस मुलाकात के लिए बेताब हो रही थी। फिर आखिरकार रेहान उसके सामने आया। अपनी नीली आंखों को लिए वह जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। वह उसे देखकर बहुत खुश हुई। रेहान कहने लगा, लगता है कि तुम्हें भी मुझसे इश्क हो गया है, जिस तरह मुझे तुमसे इश्क है। आयशा मुस्कुराते हुए कहने लगी, क्यों नहीं, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। भले ही तुम एक जिन्नजाद हो, लेकिन सच में ही मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अब वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर बातें करने लगे। तभी एक शख्स वहां से गुजरा। उसने आयशा को वहां बैठे हुए देख लिया था। वह शख्स नशे में था। वह समझा कि एक जवान लड़की अकेली बैठी है। रेहान जिन्नात उसे दिखाई नहीं दिया था। तभी वह उसके करीब आया और आयशा के कंधे पर हाथ रख दिया। अचानक ही जिन्नाजाद ने उसके हाथ को पकड़ लिया था। वह शख्स हैरान था कि आखिर उसके हाथ को क्या हुआ है, किसने उसके हाथ को जकड़ा है, जबकि आयशा उसे गुस्से से देख रही थी। वह जानता भी नहीं था कि आयशा के पास जिन्नाजाद की ताकत है और वह उसे छू भी नहीं सकता। अब वह शख्स दर्द से तड़प रहा था, लेकिन रेहान उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने आयशा को छूने की कोशिश की थी। फिर वह एकदम से ही जमीन पर गिरकर तड़पने लगा, शायद बेहोश हो गया था। आयशा हैरान होकर कहने लगी, रेहान, तुमने इसकी क्या हालत की है? तो रेहान उसकी तरफ मोहब्बत से देखते हुए कहने लगा, जो शख्स भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा या तुम्हारी तरफ देखेगा, तो मैं उसकी यही हालत कर दूंगा। उसका यह गुस्सा देखकर आयशा बुरी तरह खौफजदा हो गई थी, लेकिन वह खुश थी कि कोई उसकी रखवाली करता है, कोई उसका महाफिज है। फिर वह रेहान के साथ अपने घर लौट आई। रेहान का वजूद सिवाय आयशा के किसी को भी दिखाई नहीं देता था। वह किसी को भी उसके बारे में बताना नहीं चाहती थी। लेकिन एक दिन एक औरत उसकी दुकान पर आई और कहने लगी, आयशा, मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूं। मैंने तुम्हारी दुकान की सुनहरी चूड़ियां पहनी हैं,
लेकिन मैं एक आमिल बाबा के पास गई तो उसने उन चूड़ियों को देखकर कहा कि यह जिन्नाती चूड़ियां हैं। सच सच बताओ, क्या इसमें कोई हकीकत है? क्या हमारे पीछे कोई जिन्नात लग जाएगा? वह बुरी तरह डर रही थी। यह सुनकर आयशा बुरी तरह घबरा गई। वह कहने लगी, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, यह तो मेरी दुकान की चूड़ियां हैं, मैं इसे खरीद कर लाती हूं। तो वह औरत कहने लगी, अच्छा मुझे भी बताओ, वह कौन सी दुकान है जहां पर यह चूड़ियां तैयार होती हैं? अब आयशा खामोश थी, उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसे यूं घबराते देखकर वह औरत कहने लगी, तुम हमें जिन्नाती चूड़ियां बेचती हो ताकि जिन्नात हमारे पीछे लग जाए, यही तुम्हारी हकीकत है। वह औरत गुस्से से आयशा को देख रही थी। तभी उसने अपनी बस्ती में जाकर मशहूर कर दिया कि आयशा चूड़ी वाली एक ऐसी लड़की है जो जिन्नात की चूड़ियां बेचती है, चाहती है कि सारी जवान औरतों के पीछे जिन्नात लग जाए। यह उनके साथ मिली हुई है, शायद कोई ताबीज गंडे वगैरह अमलियात करती है। उनकी बातें सुनकर आयशा रोने लगी। फिर सारी औरतों ने उसकी चूड़ियां वापस कर दी और कहने लगी, हमारे पैसे वापस दो, हमें नहीं चाहिए यह जिन्नाती चूड़ियां। फिर यह देखकर आयशा घबरा गई। पैसों से तो उसने अम्माओं के साथ मिलकर एक घर खरीद लिया था, क्योंकि पुराना घर बहुत ही खस्ता और बेकार हो रहा था। अब वह बुरी तरह परेशान थी। फिर उस रात को रेहान से कहने लगी, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अपनी जिन्नजादियों से वह चूड़ियां बनवाई, लेकिन औरतों ने उन्हें पहचान लिया है कि यह चूड़ियां इंसानों की नहीं बल्कि जिन्नात की हैं। तो रेहान कहने लगा, लेकिन इसमें कोई नुकसान नहीं। देखो, वह चूड़ियां वैसे ही हैं जैसे इंसानी औरतें पहनती हैं, लेकिन उस औरत ने तुम्हारे खिलाफ साजिश की है, क्योंकि वह खुद भी एक चूड़ियों की दुकान बनाना चाहती है, इसलिए उसने यह सब किया है। यह सुनकर आयशा हैरान रह गई। रेहान बिल्कुल सच कह रहा था। अब उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वह चाहती थी कि किसी तरह वह उस औरत के घर जाए और जाकर देखे कि सच्चाई क्या है। फिर उस दिन वह उस औरत के घर पहुंच गई। वह हैरान रह गई। उसके कमरे में ढेर सारी चूड़ियां रखी थीं। वह आयशा जैसी सुनहरी चूड़ियां बनाने की कोशिश कर रही थी। फिर आयशा गुस्से से कहने लगी, तुमने मुझे बदनाम करने की कोशिश की और खुद चूड़ियों की दुकान खोलना चाहती हो। उसने चीख चीख कर सारी औरतों को उसकी सच्चाई बताई। सारी औरतें उसके आसपास जमा हो गई थीं। एक बार फिर रेहान ने उसकी मदद की थी, जिसकी वजह से वह औरतों के सामने सच्चाई लाने में कामयाब हो गई थी।